मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज जीवन का एक ऐसा पाठ जो सब परिवार के लिए, हर मनुष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं और मरण लेते हैं तो जन्म लेते तो हैं, लेकिन जब हमें मरण प्राप्त होता है तब हम ये नहीं कहते कि हमने मरण ले लिया, क्योंकि तब हम इस सफ़र में इतने व्यस्त हो जाते हैं। ये जो रास्ता है, इस रास्ते को ही हम अपना मंजिल, अपना 100% ठिकाना समझ लेते हैं और इसी में रचे बसे रहते हैं। लेकिन जब उस समय और जीवन का उत्तरार्ध है पहुँच जाता है, जब शरीर हमारे अब काम का नहीं रह जाता, तब हम सोचते हैं कि मैं और समृद्धि को प्राप्त कर सकता था। मित्रों, अभी आपने देखा एक छींक आया और इस छींक ने मेरी सारी श्वसन मार्ग खोल दिया, मेरे फेफड़ा के सारे अवरोध खत्म कर दिया। अब मुझको सांसें लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। अब मेरा पूरा का पूरा जो हेड था, सिर है, वहाँ से जो जो वायु कोष फंसा हुआ था, जो जो अवरोध फंसा हुआ था, अब वो सब क्लीन हो गया। ऐसे ही जीवन से हमें प्रयास करके, ये शरीर का छींक तो अनायास आता है, आपके कोशिश करने पर कभी कभार छींक आ भी जाए, लेकिन आप देखते हैं बहुत बार आपका छींक आते आते नहीं आता। ऐसी ज़िंदगी में कितने बार खुशियाँ आते आते नहीं आते, कितने बार शांति आते आते नहीं आते, कितने बार आनंद आते आते नहीं आते, कितने बार प्रेम मिलते मिलते नहीं मिलते, कितने बार मेरा दोस्त तक आना था पर आना नहीं हुआ, कितने बार मेरे भाग्य का खुलना था पर खुलना नहीं हुआ, कितने बार मेरे भाग्य को चमकना था पर चमका नहीं, कितने बार मुझको बहुत लंबा पैसा मिलने वाला था पर मिला नहीं। क्यों? वो आया नहीं। आ तो गए थे, बिल्कुल पास आ गए थे, पर हाथ नहीं आया। जैसे कई बार हम छींकने के लिए जमुहाई लेते हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है, ऐसा लगता है कि अब छींक आएगा, अब छींक आएगा, अब छींक आएगा, और वो छींक आता नहीं है। और जो मन है, जो शरीर है, वो फ्रेश होता नहीं है। मित्रों, जिंदगी में बहुत बार हमारे विचार तो आते हैं, उस विचार को हम चाहते भी हैं कि हम उसको धारण कर लें, जीवन में फॉलो कर लें, पर पुराने विचार को हम त्याग नहीं सकते। पुराने विचार हमारे जीवन पर इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। आपने सब ने विवाह किया होगा, सबके घर में जब शादी का मौसम आता है और शादी का मौका आता है, आपका यदि शादी लग चुका है तो हमारे घरों में ऐसी ऐसी परंपराओं को हम लोग मानते हैं और बिल्कुल लगता है कि ये परंपराएं अब हमको नहीं माननी चाहिए। जैसे एक समय था कि दूल्हा और दुल्हन को कठपुतली की तरह से सजा दिया जाता था, फिर बीच में विद्रोह होना शुरू हुआ, लोगों ने सजना संवरना मना किए, नए नए तरीके आए, नए नए फैशन आए। आज आप देखते हैं कि विवाह इत्यादि कार्यों में नए विचारों को ग्रहण कर लिया गया, अब उसको फैशनेबल बना लिया गया, अब उसको एक अलग से उत्सव का रूप दे दिया गया। अब परंपराएं लुप्त होने जा रही हैं कि जो भी मान्यताएं थी, जो भी पुरानी मान्यताएं थी, वो लुप्त हो रही है। लेकिन हम उस मान्यता को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम उस परंपरा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, लेकिन अब उसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब हम उसको प्रतीक रूप में मना रहे हैं। हमारे जीवन में अभी वो हावी है। किसी के घर में यदि कोई विवाह टूट जाता है तो इसके पीछे हम फिर लॉजिक निकालते हैं कि शनिवार का दिन था, वो फलाना था, उसका चेहरा देख लिया गया, उसने ऐसा कर लिया, तमाम तरह के। लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं तब हम कोई लॉजिक नहीं निकालते, तब हम कहते हैं हमारी मेहनत रंग लाया, तब हमारी कहते हैं हमारी किस्मत अच्छा था। मित्रों, ये जो नज़रिया होता है हमारा देखने का, यही ओल्ड मॉडल हो जाता है। क्या ओल्ड मॉडल हो जाता है? प्रकृति
हम जब पैदा लेते हैं, हम बचपना होते हैं, बहुत छोटे बचपना होते हैं, हमें इस दुनियादारी का उतना ज्ञान नहीं होता। हमें उतना ज्ञान ही नहीं होता कि हम कुछ चीज़ बाहर का चीज़ सीखें। तब क्या होता है, आप देखे होंगे, बच्चा है, छोटा सा है, लेकिन जलन का भाव पैदाइशी है, खुशी का भाव भी पैदाइशी है, आनंद का भाव भी पैदाइशी है, और किसी चीज़ पर मोह आसक्त हो जाना भी पैदाइशी है। बच्चे अपने खिलौने अपने जान से ज़्यादा उनको प्यारा लग जाता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता जब तक उनको मन भावन नए खिलौने ना मिल जाए। लेकिन जैसे ही नए खिलौने मिलता है, उससे अच्छा उनको भा जाता है, तो वो पुराने खिलौने को तोड़ देता है, फेंक देता है। और हमारे बहुत से बच्चे तो खिलौने उनको प्रिय भी होता है और खिलौने के तोड़ते रहते हैं। तो जीवन में आपको बहुत सारा चीज़ नैसर्गिक मिलता है मित्र, प्राकृतिक मिलता है, आपके डीएनए में शामिल होता है। अब उसको बदलना कितना टेढ़ी खीर होगा, सोचिए जरा। और मैं अपने बायोलॉजी के टीचर से पूछा, सर बचपना से मेरी एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैंने पूछने का साहस नहीं किया। आज आपका पढ़ाई के अलावा दूसरे विषय पर, सब्जेक्ट पर आज आप बातें कर रहे हैं, तो क्या मैं एक ऐसा प्रश्न पूछ लूँ जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर का है, लेकिन इस जीवन से बाहर का नहीं है? तो उन्होंने कहा, पूछो पूछो पूछो। मैंने कहा कि सर, हम स्कूल पढ़ने क्यों आते हैं? ऐसा क्या चीज़ जान जाते हैं स्कूल आकर के जिसको हम नहीं जानते होते हैं? मित्रों, सवाल तो बड़ा छोटा था कि ऐसा क्या चीज़ जो हम जानते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। मसलन प्रेम जानते हैं, क्रोध जानते हैं, आनंद जानते हैं, खुशी जानते हैं, पैसा की कीमत जानते हैं, रिश्तेदारी की कीमत जानते हैं, सांसों की कीमत जानते हैं, सब कुछ तो जानते होते हैं। लेकिन हम इस स्कूल में आते हैं तो जो प्रकृति ने हमको हमारी कीमत समझाया है, हम उसको यहाँ आकर के उत्तम नहीं बनाते हैं। हम उसके बारे में सुंदर और पढ़ाई नहीं करते कि हम ये जो जानते हैं इसको कैसे और हम बेहतर करें, जिससे मेरा जीवन खिल जाए, जिससे मेरा जीवन सुगंध से भर जाए, जिससे मैं अपने सार्थकता के लिए चलूँ। हम इसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं? भौतिक पढ़े, रसायन पढ़े, विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, राजनीति पढ़े, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, ये सब पढ़ते हैं। ये जो पढ़ते हैं ये केवल किस लिए काम आता है? मनी के लिए। कितना धन कमाना है, कितना व्यवसाय करना है, या नौकरी करना है तो एक डिग्री ले लेना है, एक कागज़ दिखा दो सरकार को कि मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये पढ़ाई में मेरी इतना मेमोरी पावर था। हम पढ़ाई मतलब क्या? समझदारी या रटना? समझदारी या रटना, किस पर आप हमको अच्छा कहते हैं टीचर्स, मेरे गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा सवाल तो बड़ा उलझा हुआ है। हम समझदारी पर कभी नंबर नहीं देते। हम नंबर किस पे देते हैं? आपके मेमोरी पावर पर, कि आपका रटने की विद्या कितनी तेज है। इसीलिए आप देखते हैं ना, प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो प्रश्न हम किए रहते हैं उसका आप हमारे अनुसार से उत्तर दे देते हो, जो लिखा लिखाया उत्तर है आपको अंक मिल जाता है। 90 अंक मिलता है, 100 में 100 अंक मिलता है। वो बच्चा मेमोराइज करके ले जाता है नंबर। हम उसको समझदारी का पैमाना तो नहीं कह सकते, लेकिन जो विद्यार्थी समझदारी करते हैं उसको तो पास करना बड़ा मुश्किल है। इस देश का महान वैज्ञानिक जिसने हजारों खोज की, उसको तो प्राइमरी स्कूल पास करना मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास स्मरण शक्ति नहीं था, माने मेमोरी करने की क्षमता नहीं था। वो मेमोरी तो था, उसको कई जन्मों का मेमोरी था, अपने ज्ञान का मेमोरी था, उसके अंदर में जो ब्रेन था, उसके अंदर में जो सोच था, उसका मेमोरी था। लेकिन यहाँ के जो रटा रुटाया हुआ है कि ये पुस्तक है, ये उसका उत्तर है, ये याद कर लो और ये नंबर ले लो, ये जो शिक्षा का जो पद्धति था उस पर वो फिट नहीं हो रहे थे। इसीलिए इस देश का महान वैज्ञानिक जिसके बाद में वैज्ञानिकों की लाइन लगी, उसने प्राइमरी कक्षा पास नहीं कर पाया। उसको तो स्कूल में भर्ती भी नहीं ले रहा था। उसकी मम्मी ने, उसकी माँ ने उसकी शिक्षा शुरुआत की। अब भारतीय में भी आप देखते हैं गुरुकुल पद्धति था। गुरुकुल पद्धति में क्या था?
वहाँ रटने की विद्या भी था और रटने का नहीं था। दो तरह की विद्याएं होती थी, एक तपस्या का होता था और दूसरा मेमोरी का होता था। मेमोरी मतलब आप शास्त्र याद कर लो, वेद याद कर लो, ये याद कर लो, वो याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। और दूसरा क्या होता था, शिक्षा ले लो, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले लो, जाओ तपस्या करो, योग करो, साधना करो, योग करो, साधना करो। योग साधना और मेमोरी, तो जितने भी हमारे वेद पाठी होते थे, शास्त्र के ज्ञान वाले होते थे, शास्त्रज्ञ होते थे, वह धर्म को रटने में उसने उतार लिया। धर्म को जिया नहीं, उसको रटने लगा, तब धर्म का हमारा शरण होना शुरू हो गया और हम कमजोर होते गए। यद्यपि हमारा धर्म बहुत शानदार है, बहुत प्राणवान है, वह धारण करने के लिए था, रटने के लिए नहीं था। तो मित्रों, ये कालांतर में जो रटने वाली जो विद्या है, आज हमारे स्कूलों का जो विद्या है, जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सिर्फ स्मरण शक्ति के ऊपर है, मेमोरी। आप चाहे पहली क्लास में पढ़ो, या चाहे आप पीएचडी कर लो, या चाहे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लो, या चाहे आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर लो, या चाहे आप वकालत की पढ़ाई कर लो, या चाहे आप जज बनने की पढ़ाई कर लो, या चाहे आप कलेक्टर बनने की पढ़ाई कर लो, या चाहे आप कमिश्नर बन जाओ, पीएससी बैठो, आईपीएस बनो, कुछ भी करो, सारी जगह एक ही प्रबलता है, वो है मेमोरी, कि मैं कितना चीज़ों को भी उसी की तरह से याद कर सकूं। समझना नहीं समझना सेकंड मैटर है। आज हम गणित का जो फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला याद है और उस फार्मूला को आप लगाते जाओ। आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप एक नंबर के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी संसार मेमोरी पर हावी हो गया। और ये मेमोरी बना तो हमारे वैज्ञानिकों ने देखा इस मेमोरी का बिजनेस किया जाए, तो उसने फिर क्या याद कर लिया, मेमोरी कार्ड याद कर लिया कि भैया आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, याद हम करके रखेंगे, आप ये मेमोरी कार्ड में अपना जो चीज़ याद रखना चाहते हैं भर लो। फ़ोन आ गया, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गए, हार्ड डिस्क आ गया, चिप आ गए और तरह तरह की चीज़ें आ गई। आज जो हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे लिए इतने काम के रहते हैं कि हम उसको याद करने के बजाय उसमें सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, याद हो गए। अब देखते हैं मोबाइल में हमारे दैनिक जीवन का कितने सारे चीज़ उसमें मेमोराइज रहता है, हमें याद नहीं रहती, क्योंकि हमने अब याद की जिम्मेदारी किसको दे दिया, एक टूल्स को दे दिया, मोबाइल को दे दिया। अब मोबाइल का आपका बैटरी डाउन हो गया तो आपकी मेमोरी गया, मोबाइल चलना इनकार कर दिया तो आपका मेमोरी गया, मोबाइल का मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो आपकी मेमोरी गया। मुझे पक्का से याद है कि हम बहुत मामूली परिवार के लोग हैं, हमारे लिए फ़ोन खरीदना आने एक बड़ी बात हो गया था। तो बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी पढ़ाई की मदद के लिए हमने एक मोबाइल खरीदी, बड़ी महंगा डेटा था और बड़ी महंगी लगा हमको। अब जैसे हमने 2 साल हुआ और फिर क्या देखा कि अब ये मोबाइल अब बेकार हो गया है, अब काम कर ही रह गया है। मोबाइल तो ठीक है, मोबाइल का डिस्प्ले भी ठीक है, मदरबोर्ड भी ठीक है, मोबाइल सुंदर भी दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बड़ा स्मार्ट दिख रहा है मोबाइल, लेकिन अब बेकार हो गया। मालूम हुआ तो क्या हो गया कि मोबाइल दुनिया ने अपग्रेड कर लिया अपने आप को। पुराने वर्जन अब ख़त्म हो रहे हैं, नए वर्जन पे अब मोबाइल चलेगा। अब 2G से अब 4G आ गया है, अब 4G वाला हैंडसेट लेना पड़ेगा। अच्छा, अब बच्चों के लिए हमने ऐसे तैसे आनन फानन अपनी मेहनत मजदूरी करके अब फिर बच्चों के लिए हमने क्या ले ली, 4G ले लिया, अब अपने लिए ले लिया। अब उसमें भी कीपैड वाले था और फिर उसके बाद टच स्क्रीन आ गया और धीरे धीरे घर में मोबाइल का कबाड़ बढ़ता गया, पुराने मोबाइल बेकार होता गया, नए मोबाइल खरीदना पड़ा। आज ऐसा है कि अभी आप मोबाइल खरीद लो और आने वाले साल में वो आपका मोबाइल लाखों रुपए का मोबाइल बेकार होने वाला है। क्यों? क्योंकि फिर नया वर्जन आएगा, नया मदरबोर्ड रहेंगे, नए उसका पावर होगा और पुराने पावर बेकार हो जाएंगे। मित्रों, हम मोबाइल तो बदल लेते हैं, कंप्यूटर तो बदल लेते हैं। अब मेरा कंप्यूटर मित्रों पुराना जनरेशन को हो गया है, बड़ी मुश्किल से हमारा काम होता है, हमें बड़ी इंतज़ार करना पड़ जाता है। हमारा मोबाइल
बहुत का पुराने जनरेशन का हो गया है, जिसमें हमारी वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर आती है, हमारी आवाज़ भी बहुत कमज़ोर आती है। आप कहते होंगे कि आपकी आवाज़ बड़ी कमज़ोर क्वालिटी है। जी जी, बिल्कुल कमज़ोर क्वालिटी है। तो हम इस टूल्स को बदलने पर तो बड़ा ध्यान देते हैं, पर जो बेशकीमती चीज़ है वो क्या है? मेरे जीवन की ऊर्जाएं, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे जीवन जीने का तरीका। अब आप ये मान लीजिए, जब एक मामूली से पुराने मोबाइल में आप 5G नहीं चला सकते, या 5G चलेगा भी तो वो स्पीड नहीं देगा, वो गति नहीं देगा, वो उसमें क्षमता ही नहीं है 5G को ग्रहण करने का। अब मेरे पास पुराना ओल्ड मॉडल कीपैड वाला मोबाइल है, जिसमें सॉफ्टवेयर डाल देने से भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो मित्रों, हमारे जीवन में भी अपने जीवन को अपग्रेड करने के लिए, अपने जीवन को समृद्धि से भरने के लिए नए ज़माने के अनुरूप अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन जीने के तरीका को बदलना पड़ेगा, अपने सोच विचार को सबको बदलना पड़ेगा, आपके अंदर की जो मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा, माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। पर मैं अपने जीवन का मदरबोर्ड कैसे बदलूं? मैं कुछ पुराना भी लेके चलना चाहता हूँ, नए भी लेके चलना चाहता हूँ, तो मैं बड़ी गजब का कॉकटेल बन गया। ना मैं इधर का रह पा रहा हूँ, ना उधर के रह पा रहा हूँ, ना तो मैं पुराना जीवन जी पा रहा हूँ, ना तो मैं नया जीवन जी पा रहा हूँ, न तो मैं अपने आप को बेहतरीन जीवन जी पा रहा हूँ, न तो मैं अपने आप को नए में फिट कर पा रहा हूँ, और ना तो मैं पुराने में ही चल पा रहा हूँ। नए को भी ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ और पुराने को भी पकड़े रहने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, इस गुत्थम गुत्थी में हमारा पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हम नए ज़माने की पैसा कमाना चाहते हैं, नए तौर तरीके भी जीवन चाहते हैं, बच्चों को नए तौर तरीके से भी रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा पुराना भी बना रहे। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत छोटा था मेरा बच्चा, तो मैंने उसके लिए जीन्स पैंट और शर्ट लेकर के आया। अब मैंने उसको पहनाया। पहनाने के बाद मैं 1 माह के बाद अपने श्रीमती से मैं कहता हूँ, देखिए मैंने अपने बच्चे को क्या पहना दिए। तो बोले बढ़िया है, अच्छा है, एक शानदार दिखने वाला पैंट है और कमीज़ है, टी शर्ट है और पैंट भी है, हाफ पैंट भी है, वाह क्या खूब है, क्या फब रहा है। बोले देखो मैंने ये पहना दिया, अब क्या मैं अपने विचार को इस नए ज़माने के अनुरूप रख सकता हूँ क्या? क्या मैं नए ज़माने के अनुरूप अब अपना माइंड सेट कर सकता हूँ क्या? क्या मैं नए ज़माने के अनुरूप अपना खान पान, रहन सहन, सोचना विचारना, जीवन की शैली बदल सकता हूँ क्या? कल का बच्चा हमारा हमें नमस्ते नहीं कहेगा, कल ये बच्चा हमारे देखभाल नहीं करेगा, कल ये बच्चा हमें श्रवण की तरह से हमारी सेवा नहीं करेगा, कल मेरा बच्चा ये हमको राम राम नहीं कहेगा, कल मेरा ये बच्चा हमको हमारा बात नहीं मानेगा। तो हमें बड़ा दुख होगा, हमें बड़ी पीड़ाएं होगी, हमें बड़ी कष्ट होगा। लेकिन इसकी शुरुआत तो हमने किया ना, हमने नए ज़माने की सॉफ्टवेयर इसके ऊपर अपलोड कर दिया, और हम चाहेंगे कि पुराने ज़माने की संस्कृति इनके जीवन में बचा रहे। कैसे होगा? जब मैं अपने बच्चे को पापा कहना सिखाया तो मैं अपनी पुरानी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। पुरानी संस्कृति क्या था? पिताजी का था। पुरानी संस्कृति क्या था? माता पिता का था। अब हमने बड़ी शौक से बच्चे को कहा, बेटा तू पापा बोल, बेटा तू मम्मी बोल, बेटा अंग्रेजी माध्यम में जा स्कूल पढ़, बेटा तू अब ABCD पढ़। अब पुरानी चीज़ों को छोड़, पुरानी चीज़ों को त्याग दिया बच्चे ने। अब वो नए ज़माने के अनुरूप अब डिस्को करने लगे, अब नए ज़माने के अनुरूप अब फैशन करने लगे, नए ज़माने के अनुरूप अपना जीवन शैली बदल लिया, नए ज़माने के अनुरूप घूमने फिरने लगे, नए ज़माने के अनुरूप अब शान शौकत में आ गया, नए ज़माने के अनुरूप अब खान पान में आ गया। उसका तो पूरा जनरेशन ही नया चेंज हो गया है। अब आप उम्मीद करोगे कि पुरानी संस्कृति को लेकर के चले, पुरानी संस्कृति का ध्वजवाहक बने, पुरानी मर्यादाओं का ध्वजवाहक बने, पुरानी चीज़ों को ये अंगीकार करके चले। तो मित्रों, इसको तो हमने बचपन से ही 5G बना दिया। अब हम तो 2G भी नहीं थे,
अब 2G भी नहीं थे, अब 5G में अब वो संस्कृति अपग्रेड नहीं हो पाया। तो ये नए विचार और पुराने विचार के बीच में द्वंद्व होने शुरू हो गया, संघर्ष हो गया। अब उसका भी 5G अब बदलने वाला है, अब 7G में आने वाला है। अब वो उसके जीवन में भी संघर्ष आने वाला है, अब वो भी बड़ी गड़बड़ होने वाला है। तो मित्रों, जब हम नए विचारों को अपने जीवन में आने देते हैं, तब हम यह उम्मीद ना करें कि मेरा पुराना विचार भी बना रहे। तो पुराने विचार को त्याग देना और नए विचारों को ग्रहण कर लेना, इसके लिए आपको अपने माइंड को, अपने अंदर की मन स्थिति को तैयार करके रखना होगा। यह तैयार करके रखना होगा कि जब हम अपने जीवन में नए विचार को आने दें, तब पुराना विचार हमसे संघर्ष ना करे। पुराने विचार को फिर उनको तालमेल बैठाना होगा। यदि जीवन में आप समृद्धि चाहिए मित्र, आज का नया जनरेशन है, नई पीढ़ियां हैं, नई सोच है, नए काम करने के तरीके हैं, नए उनका जीवन स्टाइल है, नए उनकी अपनी खान पान है, नए उनका जीवन जीने का तरीका है, नए नए तरीके से सोच विचार करते हैं, नई नई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नई नई तकनीकी के ईजाद हो गया है, सारा चीज़ कितना नया हो गया है। तो नया हो गया है तो उसको अपने जीवन में आने दीजिए, आने दीजिए। और आप अपने आप को भी नए में जहाँ तक अपग्रेड हो सकते हो वहाँ तक अपने आप को अपग्रेड कर दीजिए, और जहाँ नहीं हो सकते हो वहाँ तोड़ फोड़ मत कीजिए। स्वीकार कर लो कि भाई मैं पुराने ज़माने का व्यक्ति हूँ, अभी मेरी मानसिकता भी पुरानी है, अभी मेरा जीवन शैली भी पुरानी है। तो नए विचारों को लिए आप जब पर्याप्त जगह दोगे तब तो फिर आपको समृद्धि मिलेगा। नहीं भाई, मैं पुराने को पकड़े बैठा रहूँगा और मैं समृद्धशाली बन जाऊँ, तो मुश्किल है मित्र, फिर संघर्ष होता रहेगा। फिर संघर्ष से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए खुद को भी, मानसिकता को भी, जीवन को भी और तरीका को भी समय के साथ अपने नए विचारों को ग्रहण करते हुए अपने हार्ड डिस्क को ठीक रखें। अपनी ब्रेन का जो आपका जो प्रोसेसर है, यानी प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, हमारा ये ब्रेन है, तो ब्रेन को भी आप दुरुस्त रखें। और मदरबोर्ड क्या है, आपका कुंडलिनी आपकी मदरबोर्ड है, तो उसको भी अपग्रेड करें। मित्रों, अब हम पुराने ज़माने के आदमी अब नए विचारों को हम ग्रहण करते हैं तो बड़ी संघर्ष हो जाता है। इस संघर्ष से निपटने का, इस संघर्ष को, वैचारिक संघर्ष को आने देने से बचाने का, यानी तालमेल बैठाने का हमारे ऋषियों ने बड़ी शानदार खोज कर ली थी। वह क्या था? वह था कि प्राणायाम के साथ में विचारों का चिंतन करना। प्राणायाम के साथ में जब हम विचारों का चिंतन करते हैं तब हम नए और पुराने विचार हमारा संघर्ष करना बंद कर देता है, और जहाँ तक ग्राह्य होता है हम नए को ग्रहण कर लेते हैं, और जहाँ तक छोड़ना होता है हम पुराने को, उस हिस्से को छोड़ भी देते हैं, बिना कष्ट के, बिना संघर्ष के। तब जीवन में समृद्धि भी रहता है, जीवन में आनंद भी रहता है, जीवन में खुशी भी रहता है, जीवन में शांति रहता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए मित्र हमको कुछ प्राणायाम से है, 15 मिनट वह प्राणायाम कर लें, 15 मिनट चिंतन कर लें, और 15 मिनट मेडिटेशन कर लें, और 15 मिनट विश्राम कर लें। अब वो 15 मिनट कौन सा प्राणायाम करें? तो मित्रों, आप पालथी लगा करके बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, या कुर्सी में है तो कुर्सी में दोनों पैर को बराबर सीध करके बैठ जाइए, जिससे आपकी कमर सीधी रह जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रह जाए। और आसन कुछ भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे कुर्सी में बैठो, आप चाहे बेड में बैठिए, चाहे आप ज़मीन में बैठिए, आपका सारे अंग थोड़ी सी सीधी रह जाए। और मेरे जो वृद्ध मित्र होते हैं उनका तो पैर चलता नहीं है, वो पालथी लगा के बैठ नहीं सकता है, उनको तो यूं ही बैठना पड़ जाता है। तो वो क्या करें? वो बैठ जाए। बैठने के बाद वह अपनी जांच कर ले कि उनकी कौन सी सांसें चल रही है। देखिए, अभी मेरी जैसे दाहिना सांसें चल रही है, मेरी बायां बंद है। अब हमको सुषुम्ना में लाना है। हमको क्या करना है? दोनों से नाक खोलना है। मित्रों, अभी बारिश बहुत अच्छी हो रही है, इसके कारण से मेरा सूर्य नाड़ी चल रहा है, क्योंकि बारिश बड़ी ठंडी जब आ जाती है तो अपने आप प्रकृति अपने स्वभाव को बदल लेता है। अब हमको क्या करना है? अपने को या तो
दोनों नासिका को खोल लें या तो दोनों नासिका से हम सांस लें। आप एक प्राणायाम चयन कर लीजिए, आपको जो प्राणायाम सूट करता है। लो बीपी वाले हैं तो आप दाहिना से आप प्राणायाम करो, आप हाई बीपी वाले हैं तो आप बायां से प्राणायाम करो। लेकिन आपको कोई बीपी नहीं है तो आप दोनों नासिका में से किसी भी नासिका से प्राणायाम कर लो। तो मित्रों, आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने को नाभि क्षेत्र को गर्म करते हैं। हम दोनों नासिका से सांस भरते हैं और लेते हैं। 15 मिनट तक का खूब अपने अंदर को गर्मी से भरते हैं, एनर्जी में विस्फोट करते हैं। उस समय आपकी जो उंगली की मुद्राएं होंगी वो इस तरह से होगा, पांचों तत्व को बैलेंस रखने का। कोई तत्व हमारे शरीर से कम ना हो और ज़्यादा ना हो, न वायु ज़्यादा हो, न आकाश ज़्यादा हो, न पृथ्वी ज़्यादा ना हो, न जल ज़्यादा हो, न अग्नि ज़्यादा हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पांचों तत्वों की संतुलन बराबर रहे, इसलिए इस मुद्रा को आप ध्यान देंगे। यानी आपको प्राणायाम करते समय नाक के इस नथुनों पर आपको जोरदार झटका देना है, जिससे मेरी जो पूरी की पूरी ग्रंथियां हैं, पूरा जो शरीर है, पूरे शरीर का एक एक जो ऊर्जा पथ है वो खुलने लग जाए। पूरा एक एक ऊर्जा पथ पर हथौड़े पड़े, पूरे एक एक ऊर्जा पथ को हम जगा दें, नींद से जगा दें। तो यहाँ आप जब झटका देंगे, यहाँ आपका नासिका पर झटका पड़ेगा, आपको महसूस होगा गर्मी का झटका, और आपके पूरे ब्रेन में, मस्तिष्क में एक गर्मी और एक तरह का एक अजीब से चक्कर इस टाइप का आपको लगने लगेंगे। लेकिन आप उतना ही करेंगे जितना आपका सामर्थ्य है। 15 मिनट इसको करते हैं। इस तरह से जब आप करेंगे 15 मिनट तक, मेरे नए नए मित्रों को तो 2 मिनट में ही उसका हिसाब हो जाता है। 5 मिनट तक अभ्यास पहुंचाने के में ही बहुत फ़ायदा हो जाता है, और 15 मिनट तक आने में तो और मज़ा आ जाता है। अब 15 मिनट क्या करें, अब 15 मिनट चुपचाप रह जाएं, चिंतन करें। 15 मिनट ये देखें कि मेरा जो जीवन शैली है, मेरा जो संस्कृति है, मैं जिस नियम को, कायदे को पालन करता हूँ, क्या आज के समय में वो उतना फिट है। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ, पहले हम सो उठ करके हम भिनसारे उड़ते थे और मम्मी पापा को, माता पिता ही कहते थे और प्रणाम कहते थे। हमने बच्चों को मम्मी पापा कहना सिखा दिया। अब बच्चे हमारे नए संस्कृति के ध्वजवाहक हो गए। तो अब पुराने बच्चे, अब नए ज़माने के बच्चे अब हमको गुड मॉर्निंग मम्मी डैड बोल देंगे और वो गले से लगेंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे, वो हमारी अवहेलना भी करेंगे, तो भी अब हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने उसको नया बना दिया और पुराने को अब उससे छोड़ दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आप उसमें चिंतन में लेकर के आइए। जो दैनिक जीवन है, जो आपको दुख देता है, जो आपको पीड़ा देती है, ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी पीड़ाएँ देती हैं, इस बारे में थोड़ी थोड़ी चिंतन करना शुरू करें। 15 मिनट जब आपका चिंतन हो जाए, तब आप गहरी सांसें लीजिए। आप अपने कैसे सांसें लेंगे, आप अपने दाहिना नासिका से सांस भरेंगे और कुंभक करेंगे, और 15 मिनट इसी तरह से करेंगे और चुपचाप कुछ भी नहीं सोचेंगे, चुपचाप नीला आकाश का ध्यान कर देंगे। जैसे सांस भर जाए तो धीरे धीरे आप कुंभक बाह्य छोड़ दीजिए। छोड़ते समय भी कोई ध्यान मत लाओ। अब बाह्य कुंभक कर लीजिए, अब भी वही खाली, वही स्पेस, अंतरिक्ष ध्यान में हो। अब जैसे सांस लेने जरूरत हुआ तो फिर इसी नाक से सांस लीजिए, आराम से सांसें भरिए, और इस 15 मिनट में आप अंतरिक्ष का ध्यान रखें। कुछ भी विचार ना करें। मन में कोई बात आते हैं तो पकड़े मत, मन के साथ लगे मत, मन के ऊपर कोई रिएक्शन न करें। किसी प्रकार का कुछ रिएक्शन ही नहीं करना है मित्रों। अब इसके बाद क्या करें, अब चुपचाप शवासन में 15 मिनट लेट जाइए। आप बेड पे लेट जाइए, ज़मीन पे लेट जाइए, या आराम कुर्सी तो उसी में लेट जाइए और खुद को धन्यवाद से भरें। मेरा आत्मा जानता है कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मस्तिष्क जानता है कि मैं समृद्धशाली हूँ। मेरे यांत्रिक उपचार की शक्ति जानता है कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ टूट फूट है, उसे ठीक कर देता है अद्भुत ढंग से। मेरी यांत्रिक उपचारक शक्ति मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है, चित्त को स्वस्थ रखता है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है।
जीवन में आनंद है, खुशी है, प्रेम है, पूरे परिवार में समृद्धि है। आहा, मैं खुश हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने ईश्वर को अपने इस जन्म के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आप ऐसा मन में भाव रखें और आप मन में भाव रख करके 15 मिनट का शवासन करें। शवासन कर लें, अब उसके बाद उठें और आप अपने दैनिक कार्य में लग जाएं। सुबह और शाम दोनों। सुबह आप कर लेना मित्रों खाली पेट, और रात्रि को खाना खाने के बाद जब आप अंतिम विश्राम करते हो तब शवासन में आप सो जाना। शवासन में आप सो जाएंगे, कुछ ऑटोमेटिक आपकी जो नाड़ियाँ हैं आपको दाएं बाएं करवट कर देगा। यह एक ऐसा योग है मित्र जिससे हम पुराने विचार को धीरे धीरे हम त्याग देते हैं जीवन में और नए विचार को ग्रहण करते रहते हैं। दोनों के बीच में कोई संघर्ष नहीं आता और हमारे घर में समृद्धि भी बना रहता है, प्रेम भी बना रहता है और खुशी भी बना रहता है और आनंद भी बना रह जाता है। और हम एक साथ पुराने विचार त्याग नहीं सकते। धीरे 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 वो नए विचार हमारे जीवन में हमको जो चाहिए, हमारे योग्य का विचार, विवेक सम्मत, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम नए विचार को ग्रहण कर लेंगे। इस योग से आप वही विचार आप ग्रहण करोगे जो आपके लिए उत्तम और कल्याणकारी होगा। आपकी संस्कृति भी बचा रहेगा और नए टेक्नोलॉजी को भी आप ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, सभी पुराने विचार कबाड़ नहीं होते हैं, उनमें से बहुत काम की चीज़ होते हैं। उसको आप नए रूप में बदल लीजिए और जो नए विचार में सभी नए विचार खराब नहीं होता, जो अच्छे हैं उसको भी अपने जीवन का अंग बना लीजिए। दोनों को आप जब तालमेल बैठा लेंगे तब फिर जीवन में समृद्धि कहेगी, वाह क्या बात है। थैंक यू गुरुजी। तो मैं भी कहूँगा कोई बात नहीं मित्र, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक ले विदा, नमस्कार, धन्यवाद।